हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 22 दिसंबर की सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। पैटर्न में बदलाव हो गया है। यदि आपका पेपर कल है तो ज़रूर देखें। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न रट लो। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए कंप्यूटर की ई बुक तैयार की गई है। यदि आप चाहते हैं कम समय में हमारा अच्छा स्कोर करने के लिए क्या है, कंप्यूटर की ई बुक तैयार की गई है। इसमें है क्या, तो ध्यान देना है आपको। यहाँ पर 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आप चाहते हैं कि इस ई बुक को परचेस करें तो आपको क्या करना होगा, ओनली 40 रुपये पे करने पड़ेंगे और आपको ये ई बुक मिल जाएगी। यदि आपने इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान देना है आप सभी को। यदि कम समय में चाहते हैं तो आपको इस ई बुक को मात्र 40 रुपये पे कर मिल जाएगी। दोस्तों, तो देर ना करते हुए चलते हैं इस क्लास में आगे और देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला क्या दिया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आपको देखना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है। तो ध्यान देना है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। तो ध्यान देना है, कौन सा, अनुच्छेद 44 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ की पॉइंट्स भी देखते हैं क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है जो की पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के अंतर्गत आता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में उत्तराखंड, ये जहाँ तक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि क्या हाल ही में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ध्यान देना है, हाल ही में कौन सा राज्य बना है, तो उत्तराखंड राज्य बना है। और यहाँ पर आपको ये देखना है, गोवा में यह पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है। यदि आता है पुर्तगाली शासन से लागू है तो गोवा, और यदि हाल ही की बात आती है तो ध्यान देना उत्तराखंड। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पर अगला प्रश्न देखना है कि दिया गया है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। तो ध्यान देना है कि लोक नृत्य नाटक, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, कि यक्षगान कर्नाटक की एक पारंपरिक कला है। बिल्कुल। इसके बाद जो नृत्य, संगीत, संवाद और अनूठी वेशभूषा का मिश्रण है, इसमें अक्सर रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। कौन से में, तो ध्यान देना यक्षगान में, कर्नाटक राज्य में है, यानी कर्नाटक राज्य में होता है। तो आपको ध्यान देना यहाँ पर रामायण पर और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इस क्लास में दिया गया है क्या,
कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था। तो ध्यान देना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। यदि पूछा जाता लोथल गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है तो अहमदाबाद आप टिक कर देंगे। अब इसके बाद यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से चावल के अवशेष और फारस की मोहरें मिली थी जो विदेशी व्यापार का प्रमाण देती हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान देना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में मनाया जाता है। अब इस प्रश्न की कुछ व्याख्या देखते हैं क्या है। तो आपको देखना ये है क्या दिया गया है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यदि आ जाए त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है तो हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता। ये किस राज्य में है तो नागालैंड राज्य में है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। यदि ये पूछा जाता है कि तारीख, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आप तो देखेंगे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर, क्या था लक्ष्य, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का क्या भारी उद्योग और औद्योगिकरण। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था तो ध्यान देना है कृषि विकास से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है कि दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यदि पूछा जाता है दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला उड़ीसा में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे, तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न से पहले देखते क्या है, यहाँ पर देखना है दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 चल रही है, तो आपको ध्यान देना कंप्यूटर ई बुक तैयार की गई है हमारी टीम के द्वारा। इसमें क्या है आपको मिलेगा 1000 प्लस MCQ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। यदि आप इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझो 10 में से 10 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। आप ध्यान देना कम समय में क्या है 10 में से 10। यदि आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इस ई बुक के लिए ओनली आपको 40 यानी 40 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो आपके पास ई बुक आ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस क्लास में। अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर कि
अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या है हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट क्या हैं तो देखेंगे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी प्रदान करता है। इसके तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर C 1949 को किया गया था। यदि आता है क्या कि स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं तो देखेंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। ध्यान देना, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण पूछा गया है प्रश्न में तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में ले लिया गया। इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों यदि आप सभी को एक क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इस प्रश्न का। और आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इस प्रश्न के, तो आपको ये भी पॉइंट याद करने हैं। क्या क्या दिए गए? 2026 का फुटबॉल विश्व कप उत्तरी अमेरिका के इन 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। यदि आता है एग्जाम में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी तो 48 टीमें हिस्सा लेंगी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्या प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B आत्माराम पांडुरंग ने क्या है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। क्या है तो देखेंगे 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। महादेव गोविंद रानाडे इसके सबसे प्रभावशाली नेता बने। यदि आ जाए सबसे प्रभावशाली नेता कौन बने? महादेव गोविंद रानाडे इसके सबसे प्रभावशाली नेता बने। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्या विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ध्यान देना है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। यदि पूछा जाता है
कि विटामिन सी की कमी से तब करते आप क्या, स्कर्वी। यदि पूछा जाता क्या विटामिन सी से, तो स्कर्वी हो जाता। यदि पूछा जाता B1 से, तो क्या हो जाता, बेली हो जाता। और B9 से क्या हो जाता, एनीमिया हो जाता। ध्यान देना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी इसका सबसे प्राकृतिक स्रोत है। यदि आ जाता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य की रोशनी से मिलता है। वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। इसकी मोटाई मापने की इकाई डॉब्सन होती है। ध्यान देना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पॉइंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, BVR सुब्रमण्यम जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। क्या है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। यदि आता है नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर, योजना आयोग के स्थान पर होती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस क्लास में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, इनको भी देखेंगे। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उनकी विजयों की जानकारी मिलती है। ध्यान देना है, यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान देना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अब आपको यहाँ पर देखना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र में इस समाज की स्थापना की थी।
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। ध्यान देना है, यदि पूछा जाता है ज्योतिबा फुले जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो गुलामगिरी है। तो पुस्तक से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी पुस्तक से संबंधित सभी प्रश्नों को याद करके जाइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पर यदि आता है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। यदि आता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, तो बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आता है सबसे कम घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना ये है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, जबकि बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। आपको बता दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो ध्यान देना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। कितने हैं? 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं क्या शुरुआत में 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान देना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या है, एक क्या है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कथक नृत्य का मुख्य केंद्र या घराना कौन सा है। या तो पूछा गया है क्या केंद्र या घराना, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जयपुर और लखनऊ। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यदि पूछा जाता कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या, यहाँ पर है कथक उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज इस नृत्य के दिग्गज कलाकार रहे हैं। यदि आ जाए कथक के कलाकार कौन रहे हैं, तो पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो आपको ध्यान देना है, आप नारे से संबंधित प्रश्न याद करके जाइए एग्जाम हॉल में। तो आपको ध्यान देना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट।
क्या है, तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। यदि आ जाए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र निकाले और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। यदि आ जाए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यदि श्वेत की बात आ गई तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को माना जाता। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आता हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है इसमें क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान देना है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं राष्ट्रपति जी क्या है नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं कि महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज।